Hi friends, today we will learn class 7th हिंदी वसंत भाग 2 पार्ट 2 हिमालय की बेटियां. So let's start. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. बड़ा गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी. मतलब ये किसकी बात कर रहा है वो हम आगे जानेंगे कि उनको मैंने अभी बहुत ज़्यादा दूर से देखा था, लेकिन वो बहुत गंभीर थी, बहुत ज़्यादा शांत थी और हमेशा खोई हुई लगती थी. संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी. जो संभ्रांत महिला होती है वो उनकी जैसी प्रतीत होती थी. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे. मैं उनको बहुत आदर देता था और मेरे लिए उनके लिए बहुत श्रद्धा थी. माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता. मतलब जैसे माँ और दादी होती हैं, मौसी और मामी होती हैं, उनकी तरह वो गोद की धाराओं में डुबकी लगाता था. परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी. लेकिन जब मैं इस बार हिमालय के कंधे पर चढ़ा, वो ना इस बार बहुत ही अलग टाइप में दिख रही थी. मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं. इस बार मैंने उनको देखा कि यही जो गंगा है, यही यमुना, यही सतलुज, अब ये नीचे उतरकर इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं. उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर. मतलब उनका वो खिलखिला कर मतलब अच्छे से पूरे जोश में हंसना, उनके सारे भाव, उनका उल्लास, मतलब उनका जोश कहाँ गायब हो जाता है बाद में जब वो मैदान में चली जाती है. किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर. मतलब जब वो किसी लड़की की ओर देखता है या किसी और चीज़ों पर अटक जाता है, वो इतना उत्सुक नहीं होता जितना ये इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है. कहाँ ये भागी जा रही हैं, ये कहाँ पर भाग रही हैं. वह कौन लक्ष्य है जिसमें इन्हें बेचैन कर रखा. वो क्या लक्ष्य है जिनको ये पाना चाहती है. अपने माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकते. मतलब इनके पिता हिमालय का इतना अच्छा प्रेम पाकर वो अब भी अपना हृदय तृप्त रहते हैं, तो ऐसा कौन हो सकता है जो उनकी प्यास को मिटा सकता है. बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, मतलब बर्फ़ से भरी हुई पूरी पहाड़ियाँ जिसमें छोटे छोटे पौधे भी हैं, घाटियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. ऐसा इनकी लीला निकेतन. इनकी लीला इतनी अलग है. खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है. मतलब जब ये खेलती खेलती इतनी दूर इन पेड़ों के पास, इन पेड़ों के जंगलों में चली जाती है तो इनको बीती हुई, मतलब पीछे गई हुई बातों का याद आती है. कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा. इसके बारे में कोई नहीं जानता कि हिमालय अपनी मतलब नटखट परेशान करने वाली बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा. बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है. मतलब हिमालय की चोटी पर जाकर पूछे तो उनके लिए बस विराट के अलावा और रखा ही क्या है. सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने आती हैं. मतलब सिंध और ब्रह्मपुत्र ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही ये सारी नदियों की, मतलब हिमालय की बेटियों के नाम याद आ जाते हैं. वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है. मतलब वास्तव में ना सिंधु कुछ है ना ब्रह्मपुत्र कुछ है. दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो कर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं. मतलब हिमालय इतना दयालु है, वो अपने पिघले दिल से एक एक बूंद इकट्ठा करके नदियों को बनाता है और ये समुद्र में जाके प्रवाहित मतलब मिल जाती हैं. कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. मतलब जो वो समुद्र वो कितना सौभाग्यशाली है, मतलब कितना भाग्यशाली है जिसको हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला, जिन्होंने मैदानों
में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। मतलब इन नदियों को समुद्र ने, मतलब सागर ने देखा होगा मैदानों पर। ये इस बारे में कोई शायद ही सोच सकता है कि ये बूढ़े हिमालय की गोद में कैसे खेलती थी। माँ बाप की गोद में न धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब इस जो माँ बाप की गोद में नदियाँ खेलने वाली छोटी छोटी बालिकाएं थी, पहाड़ी आदमी बेशक उनको आकर्षक ना सोचे, लेकिन मुझे ये बहुत आकर्षक लगती थी। समुद्र को दामाद और हिमालय कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। कालिदास के बृहययक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदिन देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो कालिदास ने मेघदूत से कहा, वेत्रवती तुम नदी को प्रतिदिन प्रेम देते जाना, वह तुमसे बहुत जरूर प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। फिर ये देखते ही उसको ये बात याद आ गई और उसने सोचा कि शायद इन चंचल नदियों का रूप महाकवि को भी पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदी को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुड़ा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब ये जो लेखक है वो यह कहना चाहता है कि जो भी नदी को पहाड़ी घाटियों में देखेगा वो सब यही सोचेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जो काका कालेलकर हैं उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोकमाता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, लेकिन माता बनने से पहले अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख लेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, और थोड़ी सी आगे जाकर हम इनमें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा लगेगा हमें। ममता का एक और भी धागा है, मतलब प्यार का एक और भी धागा है जिसे हम इनके हाथ जोड़ देते, जिनसे हम इन दोनों के समुद्र और नदी के हाथ जोड़ देते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, नदियों को कितने बहन का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, मतलब उसकी भी एक, मतलब लेखक की भी एक ऐसी भावना हुआ था। थोलिड तिब्बत की बात है, मतलब थाईलैंड यानी कि तिब्बत की बात है, क्योंकि थाईलैंड को पहले तिब्बत कहा जाता था। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब इसका मन खराब था और तबीयत भी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, मतलब सतलज नदी के किनारे जाके बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशाली जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। मतलब उसने बाद में पैर अपने पानी में डाल दिए। दोपहर के समय में वो बैठा था, थोड़ी सी देर में उस जल ने अपना असर डाला और उसका मन ताज़ा हो गया और वो गाने लगा, जय हो शीतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसमें कवि अपने भाव व्यक्त कर रहा है सतलज बहन के बारे में। उसने सतलज को अपनी बहन बताया है। उसने ये कहा है उसकी लीला बहुत अचरज है, उसका मन बहुत मुदित है और वो उस पर बलिहारी जाता है। उस बेटी सतलज है और बाप हिमालय है। चिंतित हिमालय है लेकिन चुपचाप भी हिमालय है। नटी चित्रित पट है, हिमालय की छाप भी अद्भुत है और सतलज बहन की जय हो। हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।